ओवरराइडिंग और हमारे पास जो है ना जी ओवरराइडिंग मेंबर फंक्शन ऑफ अ बेस क्लास इन राइट क्लास। सबसे पहले तो इसका जो है ना हम एक जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि ओवरराइडिंग क्या होती है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ इसका ताल्लुक क्या है। आपको याद होगा हमने जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में शुरू में पढ़ा था तो हमने कहा था ये एक टेक्निक है। उसके बाद हमने कहा था कि इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। इसमें हमने जो प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे, एब्स्ट्रैक्शन थी, इनहेरिटेंस थी, इनकैप्सुलेशन था, पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से हमने किसका पिलर पढ़ा था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो बहुत बड़े बड़े पिलर्स हैं जिनके बगैर ये बनती नहीं है, उनमें एक पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली एक से ज़्यादा को कहते हैं, ठीक है, जैसे मल्टी नहीं लफ्ज़ होता है इसी तरह पॉली लफ्ज़ होता है। पॉलीमॉर्फिज्म से मुराद ये है कि ऑब्जेक्ट हैव मल्टीपल बिहेवियर्स इन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन। ऑब्जेक्ट एक ही है लेकिन जैसे ही कॉन्टेक्स्ट बदलता है, यानी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है लेकिन वो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में और तरह से बिहेव करता है और स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में वो और तरह से बिहेव करता है, ठीक है ना। तो ये जो एबिलिटी है ना किसी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल बिहेवियर्स की, ये पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है, ठीक है। अब ये होता कैसे है प्रोग्रामिंग में, हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, या हम जो है वो इनहेरिटेंस में। फिर दूसरा ताल्लुक ये है कि जब इनहेरिटेंस होती है ना तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ना हमें रीविजिट करना पड़ता है जब हम इनहेरिट करते हैं चीज़ों को। एक तो हमें ओवरऑल पता हो कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, फिर हमें ये भी पता हो कि इनहेरिटेंस के बाद इसका जो है ना इस पर क्या असर होगा। ये भी चीज़ें, दो तीन कॉन्सेप्ट ना हमें रिलेट करने पड़ते हैं। अब ये तो हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। अब एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही वक्त में एक से ज्यादा दफा कैसे बिहेव करेगा, ये बात सोचने की है। एक स्टूडेंट क्लास है, उसका एक फंक्शन है डिस्प्ले स्टूडेंट। जब हम डिस्प्ले स्टूडेंट चलाते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो और होती है, और जब हम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में चलाते हैं तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी उससे ज़्यादा कम लेकिन डिफरेंट होती है। फंक्शन एक है लेकिन आउटपुट डिफरेंट है। समझ आई बात? ठीक है। फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ये कहते थे कि एक नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन एक प्रोग्राम में नहीं होते, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग मेंबर फंक्शंस। ओवरराइडिंग मेंबर फंक्शन वो टेक्निक है जिसके ज़रिए हम पॉलीमॉर्फिज्म के प्रिंसिपल को अचीव करते हैं, ठीक है। और इसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि एक ही फंक्शन के जो को दूसरे फंक्शन, उसी फंक्शन के नाम से हम रीकोड कर देते हैं और उसकी कोड के अंदर हम कोई इन्हेंसमेंट कर देते हैं। ओवर राइड, राइड है ना सवारी करना, तो उसके ऊपर दोबारा से सवार होना। दो कॉन्सेप्ट है जी पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, एक ओवरलोडिंग है और एक जो है वो ओवर राइडिंग है, ठीक है। एक ओवरलोडिंग है और एक जो है वो ओवर राइडिंग है। ओवरलोडिंग जो है ना, ओवरलोडिंग होती है एक नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन बनाना और उनकी फंक्शनैलिटी को डिफरेंट करना। यानी डिस्प्ले स्टूडेंट एक भी है, डिस्प्ले स्टूडेंट दूसरा भी है, डिस्प्ले स्टूडेंट तीसरा भी है। इन नाम एक होगा लेकिन उनमें पैरामीटर्स और फंक्शंस की तादाद डिफरेंट होती चली जाएगी जिससे उनकी फंक्शनैलिटी भी डिफरेंट होती चली जाएगी। ये है ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग क्या है कि आपने एक, ये खास तौर पे ओवरराइडिंग यूज होती है जब आप इनहेरिटेंस को यूज करते हैं। अब इनहेरिटेंस में क्या होता है, जरा ये डायग्राम आपकी अब देखिए कि चाइल्ड क्लास जो होती है ये इनहेरिट करती है पेरेंट क्लास के तमाम मेंबर फंक्शंस को। जब तमाम मेंबर फंक्शंस को उसने इनहेरिट कर लिया और वो अपने लिए क्या उस मेंबर फंक्शन को रीकोड कर सकता है, वो क्लास क्या अपने लिए, मसलन जैसे ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, ठीक है। अब पेरेंट के अंदर ना एक फंक्शन है फॉर एग्जांपल डिस्प्ले फादर नेम का, ठीक है। अब जब पेरेंट के लिए डिस्प्ले फादर नेम चलेगा ना तो किसके बाप का नाम आएगा, पेरेंट के बाप का नाम आएगा।
अच्छा, चाइल्ड के अंदर भी अगर फादर नेम का फंक्शन जो है ना वो कॉल करता है, तो किसका नाम आएगा? इसके बाप का नाम आएगा कि उसके बाप का नाम आएगा? चाइल्ड वाले के बाप का नाम आएगा या उसके बाप का नाम आएगा? यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो इस सूरत में हमें कभी कभी फंक्शंस को ओवरराइड करना पड़ता है। तो देखें जरा, नेक्स्ट वो बता रहा है कि ओवरलोडिंग क्या होती है और ओवर राइडिंग क्या होती है। तो क्लियरली है, ओवरलोडिंग इज डन विद द स्कोप ऑफ वन क्लास। ओवरलोडिंग का ताल्लुक है एक क्लास के अंदर एक ही नाम के एक से ज्यादा फंक्शंस को डिक्लेयर करना विद डिफरेंट फंक्शनैलिटी यूजिंग डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। यानी हम कैसे कर सकते हैं, ये कर कैसे सकते हैं? हम उनके पैरामीटर्स की तादाद को डिफर करेंगे, दो पैरामीटर की तादाद डिफरेंट करके या पैरामीटर की डाटा टाइप डिफरेंट करके। यानी पहले फंक्शन में भी दो ही पैरामीटर हैं, दूसरे में भी दो ही हैं, लेकिन उसमें इंटीजर था, दोनों इंट थे, इसमें दोनों फ्लोट होंगे। तो यानी डाटा टाइप को बीच ओवरराइडिंग इज डन इन द स्कोप ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड इनहेरिटेंस। ओवरराइडिंग का ताल्लुक उस वक्त आता है जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं। तो क्या ताल्लुक आता है, जरा नेक्स्ट पेज पे आ जाए। तो ये देखें जी, एक पेरेंट की क्लास है और इस क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया वाइड फंक्शन वन, ठीक है। अच्छा, जब इसको हमने इनहेरिट किया, पेरेंट के अंदर फिर फंक्शन आ गया हमारे पास, हमने इनहेरिट किया चाइल्ड की क्लास को, और देखें चाइल्ड के अंदर हमने फिर पब्लिक में वाइड फंक्शन वन के नाम से एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया और हम यहाँ पे इसका कोड लिख देते। देखो अब पेरेंट में मौजूद ऑलरेडी मौजूद एक फंक्शन को चाइल्ड क्लास में हम रीकोड करने जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। अब आपने उसमें करना क्या है वो तो आपकी मर्जी है ना, आपने उसमें क्या कोड लिखना है, किस तरह का कोड लिखना है, तो वो हमारे पास किस तरह से जो है ना वो चलेगा। ओवरराइडिंग हमारे पास मेंबर फंक्शन ऑफ द बेस क्लास का फंक्शन ही ज़ाहिर है वो होता है, उसको हम जब ओवरराइड कर रहे होते हैं तो सिंपली हमने करना क्या है, वो वही नाम है, ये कोड है 208 नंबर पेज के ऊपर कि आपने वाइड वॉक लिखा हुआ है और नीचे आके आपने फिर वाइड वॉक लिखा हुआ है और उससे आपका वो फंक्शन जो है ना वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी। अब नीचे उसने पूरा कोड लिख के आपको दिखा दिया है और मिसाल उसने दी है प्रिंट की, और वही जो हमने लेक्चर के शुरू में दी कि जी अगर हम प्रिंट की कमांड पर्सन के लिए चलाएंगे तो क्या प्रिंट होगा, क्योंकि स्टूडेंट ने इनहेरिट किया है पर्सन क्लास को, और जब हम प्रिंट का फंक्शन पर्सन के थ्रू स्टूडेंट के थ्रू चलाएंगे तो क्या प्रिंट होगा। तो देखो ना, स्टूडेंट में जब हम प्रिंट कराएं तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को प्रिंट होना चाहिए, जब हम पर्सन में चलाएं तो पर्सन की प्रॉपर्टी को प्रिंट होना चाहिए। लेकिन अगर स्टूडेंट ने इनहेरिट किया हुआ है किसको, पर्सन को, तो जैसे ही हम प्रिंट का फंक्शन चलाएंगे वो तो पर्सन वाला कॉल हो जाएगा, हो सकता है ना कॉल, इसलिए फिर हम ओवरराइड करते हैं। ताकि इसको ना स्पेशलिटी भी कहते हैं, आगे जाके अक्सर आखिरी लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि ये एक किस्म का ऑब्जेक्ट इनहेरिट तो कर लिया आपने, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप कुछ स्पेशल फीचर ऐड करना चाहते हैं जो उसे वहां से मिले तो हैं लेकिन इसके अंदर वो स्पेशल हों, तो ये हमारे पास ओवरराइडिंग वहां पे जो है ना वो काम हमें देती है। ठीक है, ओवरराइडिंग मेंबर फंक्शन ऑफ द बेस क्लास। हम बेस क्लास के फंक्शंस को, ये वही टॉपिक हमारा चल रहा है और उसी तरह हमने इसको कॉल कर लिया जी। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। दूसरा टॉपिक आ गया जी, हायरार्की ऑफ इनहेरिटेंस 25.2 जी, ओवरराइडिंग। क्योंकि ओवरऑल ये हमारे पास इनहेरिटेंस ही चल रही है, तो ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस क्या था, हायरार्की ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। दो लफ्ज आपको मिलेंगे, एक होता है मल्टी लेवल और एक मल्टीपल। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है ना वो क्या होती है। अगर आप इस डायग्राम पे देखें तो इसमें लिखा हुआ है जी ग्रैंड पेरेंट की क्लास है, पेरेंट वन और पेरेंट टू जो है इन्होंने इनहेरिट किया ग्रैंड पेरेंट को, और चाइल्ड वन और चाइल्ड टू ने इनहेरिट किया है पेरेंट वन को। ठीक है, तो ये इसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं। मल्टीपल क्या होती है, जब एक चाइल्ड एक से ज्यादा पेरेंट्स से इनहेरिट हो रहा है तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है।
मल्टी लेवल क्या है कि एक लेवल में वो किसी का चाइल्ड है, वो आगे किसी का चाइल्ड है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चाइल्ड वन की जो क्लास है, ठीक है, ये चाइल्ड है पेरेंट वन पर, पेरेंट वन चाइल्ड है ग्रैंड पेरेंट का। तो चाइल्ड वन क्लास के अंदर ग्रैंड पेरेंट के भी सारे पब्लिक मेंबर फंक्शन होंगे और पेरेंट वन के भी सारे पब्लिक मेंबर फंक्शन जो है वो एक्सेसिबल होंगे, यानी दूसरे लेवल तक जो है वो उसे इनहेरिटेंस से फायदा हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट बेस क्लास इसमें आ गई एक तरह। डायरेक्ट बेस क्लास क्या है कि जो आपकी पहले लेवल के ऊपर है, यानी चाइल्ड वन की डायरेक्ट बेस क्लास कौन सी है, पेरेंट वन, पेरेंट वन ही है ना। और उसके बाद लेकिन इसके बाद अगर आप इनडायरेक्ट पेरेंट क्लास देखें तो बेस क्लास इज नॉट एक्सप्लिसिटली लिस्टेड, और वो ग्रैंड पेरेंट जो है वो उसकी वो लिखी नहीं जाती जब हम डिफाइन करते हैं, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी इनहेरिट हुई होती है तो डेफिनेटली आपके पास वो वाली भी आपको मिल जाती है, पेरेंट वन के हिसाब से भी इनडायरेक्ट जो है ना वो आपको क्लास मिल जाती है। समझ आ गई यहाँ तक बात। अब जब जाहिर है हमारे पास इनहेरिटेंस होगी तो उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस है या मल्टी लेवल है, तो इनिशलाइजेशन जो है ना वो किस हिसाब से होगी ऑब्जेक्ट्स की। देखें जरा, इन द केस ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर वी हैव टू कॉल द बेस कंस्ट्रक्टर फ्रॉम इनिशियलाइजेशन लिस्ट एंड इम्प्लिसिट। ये भी एक बड़ा अहम जो है ना और बड़ा थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, इनिशलाइज करना। कंस्ट्रक्टर की का कॉन्सेप्ट है आपको, कंस्ट्रक्टर का किसी भी क्लास के अंदर मौजूद वो फंक्शन जिसका नाम क्लास के नाम जैसा ही होता है, और जब भी उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो वो वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ऐसे फंक्शन को कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये दो तरह के होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। अगर आप किसी क्लास में कंस्ट्रक्टर का फंक्शन नहीं बनाते तो कंपाइलर जनरेट करता है उसे बाय डिफॉल्ट, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और अगर आप खुद उसका कोड लिखते हैं तो वो आपका यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कहलाता है। फिर उसके आगे बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। अब हम जब किसी मिसाल के तौर पे, और ये भी हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर, आपने एक क्लास को इनहेरिट किया, अब आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, स्टूडेंट इनहेरिट की हुई है किससे, पर्सन से, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा। आपने जैसे ही स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर कौन सा चलेगा, सवाल है ना। तो दोनों कंस्ट्रक्टर चलते हैं, यानी स्टूडेंट का भी चलेगा और पेरेंट का भी चलेगा, यानी जो पर्सन है उसका भी चलेगा। ये हम पढ़ चुके हैं 23 और 24 लेक्चर के अंदर ये चीज हो चुकी है। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो आम मकसद है ना हमारा, वो ये है कि इसके जरिए हम ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करते हैं, ऑब्जेक्ट की कुछ वैल्यूज जो है ना उनको हम सेट करते हैं। ये इसका मकसद होता है कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएं तो ये वैल्यूज जो है ना वो कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके सेट हो जाए। तो जब दोनों चलते हैं तो कौन से की वैल्यू सेट होगी। ठीक है, ये मसला यहाँ पे डिस्कस होगा बेस इनिशियलाइजेशन। The child can only call constructor of its direct base class to perform its initialization using initialization list। कि डायरेक्टली यूजर डिफाइंड उसका नहीं कॉल होगा जब तक वो इनिशियलाइजेशन लिस्ट में मौजूद नहीं होगा। सुने, चाइल्ड कैन नॉट call the constructor of any indirect base class to perform the initialization using constructor list। तो पहला तो मसला यहाँ पे ये हल हो गया, चाइल्ड अपनी डायरेक्ट बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है, इनडायरेक्ट बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकता। मतलब अपने पेरेंट को कॉल कर सकता है, ग्रैंड पेरेंट को कॉल नहीं कर सकता। एक बात तो ये हो गई। नीचे देखें जिसने कोड लिख के दिखाया है कि जी पब्लिक ग्रैंड पेरेंट है, उसके बाद फिर ग्रैंड पेरेंट है, चाइल्ड आपने पेरेंट वन बनाया और यहाँ पर चाइल्ड के अंदर आके आपने ग्रैंड पेरेंट को कॉल करने की कोशिश की है, जो बोल्ड लिखी हुई है लाइन, उसी वक्त एरर आएगी कि ये कंस्ट्रक्टर आप कॉल नहीं कर सकते। ठीक है जी, क्यों नहीं कॉल कर सकते, क्योंकि ये उसके ग्रैंड इनडायरेक्ट पेरेंट है, ये उसका नहीं। ठीक हो गया जी। ओवरराइडिंग इन केस ऑफ क्लास हायरार्की। अब हम ऊपर पढ़ के आए हैं क्लास है ओवरराइडिंग, पेरेंट से चाइल्ड में हम कैसे कर सकते हैं।
हम ग्रैंड पेरेंट में मौजूद एक फंक्शन को ओवरराइड करना चाहते हैं। ओवरराइड का मतलब तो यही है ना कि चाइल्ड क्लास पेरेंट में मौजूद किसी फंक्शन को ओवरराइड करना चाहती है। लेकिन अगर वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है और उसका कोई ग्रैंड भी है, और अगर वो ग्रैंड तक पहुंचना चाहता है तो फिर वो क्या करेगा, ठीक है ना। ये है ओवरराइडिंग इन केस ऑफ क्लास हायरार्की। इन क्लास हायरार्की तो रूल क्या है, चाइल्ड क्लास ओवरराइड द फंक्शन ऑफ एनी ऑफ इट्स पेरेंट क्लास, आइदर इट इज डायरेक्ट और इट इज इनडायरेक्ट। जिस तरह अभी हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर डायरेक्ट का कॉल किया जा सकता है, इनिशियलाइज किया जा सकता है, इनडायरेक्ट का नहीं। लेकिन ओवरराइडिंग में ये सहूलत है कि ओवरराइडिंग आप अपने किसी भी ग्रैंड पेरेंट के फंक्शन की कर सकते हैं, ये अलाउड है। ये रूल अब आपकी समझ में आना चाहिए। नीचे वाली डायग्राम देखिए जी, ग्रैंड पेरेंट के पास भी प्रिंट है, पेरेंट वन है, और चाइल्ड वन जो है वो प्रिंट को रीकोड कर रहा है। तो ये प्रिंट उसके पेरेंट में तो है ही कोई नहीं, ये उसके ग्रैंड पेरेंट में पड़ा हुआ है। तो इट इज 100% अलाउड कि चाइल्ड जो है वो इसे कोड कर सकता है और ओवरराइड जो है ना वो कर सकता है। यहाँ तक बात की समझ आ गई। नहीं, पेरेंट के पास नहीं आएगा। सिर्फ ये बताने का मकसद ये है कि चाइल्ड जो है ना, ये चूंकि पेरेंट वन का है और पेरेंट वन जो है ये ग्रैंड पेरेंट का है, तो अगर ये डायग्राम ना बनी होना तो फिर हमें ये नहीं पता चल सकता कि चाइल्ड वन का जो इनडायरेक्ट पेरेंट है ना वो ग्रैंड पेरेंट है। बेशक पेरेंट वन के पास प्रिंट का फंक्शन है या नहीं है, उसको तो इनहेरिटेंस में मिल गया ना, उसे ज़रूरत नहीं थी ओवरराइड करने की, लेकिन चाइल्ड वन को ज़रूरत थी उसे ओवरराइड करने की, तो इसलिए उसने उसको ओवरराइड कर लिया। तो सवाल बस यहाँ पे जो इसीलिए बताया ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये एक पैराडाइम है, ये रूल्स हैं प्रोग्राम लिखने के, और ये थोड़े से इनहेरिटेंस में आके थोड़े से पेचीदा हो जाते हैं लेकिन याद रहते हैं। अब आ गया जी इनहेरिटेंस की हमारे पास टाइप्स कितनी आती है। तो 3 तरह की इनहेरिटेंस होती है जी, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है और प्राइवेट है। बेसिकली ये पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट जो हैं ये स्कोप को जाहिर करते हैं किसी भी क्लास के अंदर मौजूद डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन कि यानी कौन सा डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन कहाँ तक एक्सेसिबल है ना, ये उसका स्कोप डिफाइन करते हैं। प्राइवेट डाटा मेंबर अपनी क्लास से बाहर एक्सेसिबल नहीं होता। पब्लिक डाटा मेंबर या डाटा मेंबर फंक्शन जो होता है वो क्लास से बाहर एक्सेसिबल होता है। प्रोटेक्टेड का इसमें कोई ताल्लुक नहीं, प्रोटेक्टेड सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस के लिए बना है, ठीक है। और इसका रोल क्या है ये जरा नीचे आपको डायग्राम में नजर आएगा, देखना जरा। मतलब आपके पास बेस क्लास में जो पब्लिक मेंबर है ना वो ड्राइव्ड में पब्लिक है, जो बेस क्लास में प्रोटेक्टेड है वो ड्राइव्ड में प्रोटेक्टेड है, और जो बेस क्लास में प्राइवेट है वो ड्राइव्ड में हिडन है। यही फर्क है इसका। आप चाहते हो कि फलां जो डाटा मेंबर है ना ये प्राइवेट रख दिया अगर आपने तो वो तो ड्राइव्ड में मिलना ही नहीं, अगर पब्लिक रख दिया तो वो सबको मिलेगा। ऐसे ही तो दरमियानी रास्ता होना चाहिए जी। वेबसाइट जैसे हाँ जी, उसके अंदर कोई चीज़ें यूज हो रहे हैं उसी सेंस में। कॉन्सेप्ट लेने के लिए आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। तो अब आप देखो, अगर आपने अपनी बेस क्लास के अंदर, ठीक है, उसको प्रोटेक्टेड प्राइवेट कर दिया तो वो ड्राइव्ड में एक्सेसिबल नहीं रहता, अगर पब्लिक कर देते हैं तो वो एक्सेसिबल। दरमियानी रास्ता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड कर दें तो वो ड्राइव्ड में एक्सेसिबल होगा लेकिन होगा वो प्राइवेट। नहीं, पासवर्ड नहीं मांगेगा, सिर्फ ये है कि वहां पर उसे यूज किया जा सकता है। देखो ना यार, देखो ना सबके लिए तो नहीं हुआ ना, क्योंकि दरमियाना वर्जन आ गया ना। देखो ना, प्राइवेट तो ना ड्राइव्ड के लिए है ना नॉन ड्राइव्ड के लिए, ना चाइल्ड के लिए ना दूसरे के लिए। तो चाइल्ड के लिए कुछ तो राय तो नहीं चाहिए ना कि चाइल्ड कुछ मेंबर्स हाँ जी हाँ वो ये वही कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो अब पब्लिक इनहेरिटेंस में ये होता है, जब हम प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करते हैं तो फिर देखो क्या होता है। प्रोटेक्टेड में ये होता है कि जो पब्लिक होती है ना ये भी प्रोटेक्टेड बन जाती है, प्रोटेक्टेड तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, और जो प्राइवेट है ये
हिडन ही रहता है, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट इनहेरिटेंस करते हैं, प्राइवेट इनहेरिटेंस में वो प्रोटेक्टेड वाली बात भी खत्म हो जाती है, दोनों प्राइवेट हो जाते हैं और हिडन हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी 3 तरह की आपके पास ये इनहेरिटेंस है। और इससे फर्क क्या पड़ रहा है? स्कोप का और एक्सेस का। आपके जो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है उन तक ड्राइव्ड की जो एक्सेस है वो कैसे होगी, प्राइवेट में किस तरह होगी, प्रोटेक्टेड में किस तरह होगी और पब्लिक में किस तरह होगी। ये चीज़ें ही डिफ्रेंशिएट करती हैं बिटवीन प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। समझ आ गई बात? ठीक है ना। ये